नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जुनको फरूता की कहानी तो आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सुन लीजिए। जुनको फरूता की कहानी की तर्ज पर आज फिर से मैं एक कहानी लाया हूँ जापान से। ये कहानी 9 साल की जापानी लड़की की है जिससे 28 साल के लड़के ने किडनैप कर लिया। वो पूरे 10 साल तक किडनैप रही। इस दौरान इस लड़के ने इस बच्ची पर इतने टॉर्चर किए जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कैसे ये बच्ची इस लड़के के चंगुल से आज़ाद हुई, चलिए जानते हैं विस्तार में। जापान में 1962 में जन्मा नोबुयुकी साटो माता पिता की एकलौती संतान था। साटो जब बड़ा होने लगा तो उसके माता पिता ने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया। इसमें उन्होंने 2 फ्लोर बनवाए। दंपत्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे जबकि साटो फर्स्ट फ्लोर पर अकेले रहता था। उसने अपने हिसाब से अपना कमरा डिज़ाइन करवाया था, लेकिन यही घर आने वाले दिनों में किसी के लिए एक नर्क बनने वाला था। दरअसल साटो बचपन से ही काफ़ी अजीब स्वभाव का था। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी, ना घर में और ना ही स्कूल में। वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ने झगड़ने लगता था, इसलिए साटो का कभी कोई दोस्त नहीं बन पाया। सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। इसके अलावा साटो को जर्मोफोबिया नामक एक अजीब बीमारी थी। ये बीमारी है जिसमें इंसान को गंदगी से नफरत होती है। इसलिए जब भी साटो के पिता काम करके घर लौटते और उनके कपड़ों में उसे ज़रा भी गंदगी दिखती तो वो उन्हें लात घुसे मारने लगता। माता पिता ने इसका काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन उसकी बीमारी जस की तस रही। खैर, जैसे तैसे वक्त बीता। हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद साटो ने ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि एक दिन उसने अचानक फैक्ट्री के अंदर लोगों के सामने पेशाब कर दिया था। इसके लिए साटो ने फैक्ट्री के मालिक से माफ़ी मांगी और उसे दोबारा काम पर रख लिया गया। थोड़े ही दिन बाद वो खुद ही काम छोड़कर चला आया। जब साटो की उम्र 19 साल की हुई तो उसने माँ से कहा कि वो अब अकेले रहना चाहता है, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहा है। माता पिता ने भी कहा ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। लेकिन ना जाने साटो को क्या हुआ और उसने घर से बाहर निकलते ही पेट्रोल छिड़क कर अपने ही घर में आग लगा दी। आग के फैलते ही घर वालों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू किया गया। साटो के माता पिता को उसकी ये हरकत इतनी अजीब लगी कि उन्होंने इसके इलाज के लिए उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 1 महीने तक उसका इलाज चला, लेकिन तब भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। उधर साटो जब इलाज के बाद घर आया तो उसने माता पिता से जिद की कि उसे एक अलग से कमरा बनवाया जाए जहां वो अकेले शांति से रहे। माता पिता ने भी उसकी बात मान ली और 2nd फ्लोर पर उसके लिए एक अलग कमरा बनवा दिया। साटो अब पूरा पूरा दिन इसी कमरे में रहता। अकेले रहकर उसका दिमाग और भी ज़्यादा अजीब हो गया था। उसने एक दिन प्लान बनाया कि क्यों ना वो किसी लड़की का अपहरण कर ले। जून 1989 में प्लान के मुताबिक उसने घर से कार उठाई और एक एलिमेंट्री स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ 4 लड़कियों का एक ग्रुप जा रहा था। उन लड़कियों की उम्र 9 से 10 साल के बीच थी। उसने उन लड़कियों का पीछा किया, फिर आगे जाकर उनके सामने गाड़ी रोक दी। साटो गाड़ी से उतरा और उन्हें टॉफ़ी चॉकलेट का लालच देकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़कियां समझदार थीं। उन्होंने उससे बात तक नहीं की और आगे बढ़ गईं। उन्होंने फिर घर जाकर माता पिता को पूरी बात बताई। मामला पुलिस तक पहुंचा और उन्होंने साटो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उसका मेडिकल करवाया तो पाया कि उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उसे रिहैब सेंटर भेजने का आदेश दिया। यहाँ वो 1 महीने रहा और वापस घर लौट आया, लेकिन लोग अब साटो के लिए तरह तरह की बातें बनाने लगे थे, जिसके कारण साटो के पिता काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगे। 2 महीने बाद तबीयत खराब होने के चलते उनकी मौत हो गई। फिर घर की सारी जिम्मेदारी अब साटो की माँ पर आ गई। साटो तो कोई काम करता नहीं था, इसलिए घर चलाने के लिए साटो की माँ नौकरी करने लगी। फिर दिन आया 13 नवंबर 1990 का। साटो ने शाम को माँ की कार उठाई और मार्केट की तरफ निकल गया। यहाँ उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसे वो लड़की इतनी पसंद आई कि उसने उसका किडनैप करने का सोच लिया। लड़की का नाम था फुसाको सानो, जिसकी उम्र महज 9 साल की थी। साटो ने कार रोकी और सानो के सामने आकर खड़ा हो गया। साटो ने उसे चाकू दिखाया और गाड़ी में बैठने को कहा। सानो काफ़ी छोटी थी, वो डर के मारे चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। साटो ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे अपने घर ले आया, लेकिन घर में उसकी माँ भी मौजूद थी।
इसलिए उसने लड़की के मुंह में टेप लगा दी और आंखों पर पट्टी बांध दी, उसके हाथ भी बांध दिए और घर के पीछे ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। फिर अकेले घर में घुसा और ऊपर जाकर खिड़की से रस्सी बांधकर उसे नीचे फेंका। फिर दोबारा नीचे गया और रस्सी को सानो की कमर में बांध दिया। इसके बाद ऊपर जाकर उसने रस्सी से सानो को ऊपर खींचा और कमरे में लाकर पटक दिया। उसने फिर सानो की पट्टी खोली और धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा किडनैप हुआ है और तुम काफ़ी समझदार लड़की लगती हो। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। अगर तुमने ज़रा भी शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हारे परिवार की भी हत्या कर दूंगा। 9 साल की सानो उसकी धमकी से डर गई। उसने एक आवाज़ भी नहीं निकाली। इसके बाद शुरू हुआ साटो का जुल्म। वहीं जब शाम होते होते सानो घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता को टेंशन होने लगी। वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत हर जगह सानो को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। उस जमाने में सीसीटीवी भी नहीं होते थे, इसलिए बिना सीसीटीवी के सानो का पता लगाना भी बेहद मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने 200 से भी ज़्यादा पुलिस कर्मियों को सानो की तलाश में लगा दिया, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली। अगले दिन होते होते पैम्पलेट्स और होल्डिंग इलाके में लगाए गए, तब भी सानो का कोई पता नहीं चल पाया। उधर 9 साल की सानो को साटो अजीबोगरीब तरीके से टॉर्चर देने लगा। उसके पांव बांध दिए गए। उसका जब मन करता तो वो चाकू से उस पर निशान बना देता, उसे मारता पीटता, उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता, बाथरूम भी उसे खुद लेकर जाता। उसके लिए भी उसने एक समय तय कर रखा था कि वो उसी समय में बाथरूम जा सकती थी। साटो खाने में भी उसे वही देता जो उसका मन करता। वो उसे सिर्फ एक ही टाइम खाना देता। वो स्टन गन से उस पर हमला करता। ये ऐसी स्टन गन थी जिससे सिर्फ जोर का करंट लगता था और ये दर्द घंटों तक रहता था। स्टन गन से सानो को इतना दर्द होता था कि आंखों से आंसू निकल जाते थे, लेकिन फिर भी वो चूँ नहीं करती थी। उसकी बेरहमी से वो इतना तंग आ चुकी थी कि कभी कभी वो खुद ही स्टन गन से खुद को तकलीफ पहुंचाती थी ताकि उसे दर्द की आदत हो जाए। साटो सिर्फ इतना ही जुल्म नहीं करता, बल्कि वो रोजाना उसकी आंखों पर कई मुक्के मारता। साटो ने खुद सानो से कहा कि वो 1 साल में कुछ दिन छोड़कर उसे मुक्के मारेगा। वह उसे साल में 300 से भी ज़्यादा मुक्के सिर्फ उसकी आंखों पर ही मारता। सानो इन मुक्कों से कई दिनों के लिए अंधी भी हो जाती, लेकिन फिर भी सानो ये सब बर्दाश्त करती रही। अब उसे लगने लगा था कि यही उसकी ज़िंदगी होने वाली है। वो उम्र भर इसी कमरे में रहेगी और यहीं उसकी मौत हो जाएगी। साटो का टॉर्चर सह सहकर सानो का वजन सिर्फ 37 किलोग्राम रह गया था। काफ़ी दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन साटो ने सानो के पैर पर बंधी पट्टी को खोला। सानो के पैर खोलने के बावजूद भी वह उसे हिला नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पैर बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे। उसे महसूस ही नहीं हो पा रहा था कि उसके शरीर में पैर भी हैं या नहीं। जनवरी 1996 का समय आया। अब सानो को उस घर में रहते हुए 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था। वह जिंदा तो थी, लेकिन एक लाश की तरह। तभी साटो की मां ने पुलिस को अपने बेटे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसका बेटा उसे मारता पीटता है। पुलिस जब उनके घर आई तो उन्होंने साटो को नीचे बुलाया और डांटते हुए दोबारा ऐसा ना करने की वार्निंग दी। अगर उस समय पुलिस साटो का कमरा देख लेती तो शायद सानो उन्हें वहां दिखती और उस बच्ची को तभी छुड़ा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, वहां सानो की हालत अब काफ़ी ख़राब होने लगी थी। उसने किडनैपिंग के बाद से कभी धूप भी नहीं देखी थी। इस कारण उसके शरीर में विटामिन की कमी भी होने लगी थी। अब यहाँ सानो को लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी यही है, तो उसने भी साटो का साथ देना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो साटो का साथ देगी तो शायद उस पर वो जुल्म कम करे। अब दोनों के बीच थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई थी। दोनों एक साथ टीवी देखते और बातें करते, लेकिन फिर भी साटो उसे दोस्त नहीं बल्कि एक गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं मानता था। उसके अत्याचार अब भी कम नहीं हुए। वो उससे मारपीट करता रहा। वहाँ सानो जिंदा रहने के लिए चुपचाप ये सब सहती रही। उधर दूसरी तरफ साटो की माँ अब भी बेटे से काफ़ी परेशान थी। वो उससे भी मारपीट करता। साटो की उम्र 40 के करीब हो चुकी थी, जबकि उसकी माँ की उम्र 65 साल की हो गई थी। फिर भी वो घर का कोई काम नहीं करता और ना ही कोई नौकरी करता। वो सिर्फ माँ के पैसों पर ऐश कर रहा था। अब साटो की माँ की भी रिटायरमेंट हो गई थी। वो घर पर ही रहने लगी। इससे घर में झगड़े और भी बढ़ गए। साटो माँ को कुर्सी से बांध कर रखता, उससे मारता पीटता। वो दिन भर माँ को बांध कर रखता,
फिर रात को सोने के टाइम उन्हें छोड़ देता। एक दिन परेशान होकर 12 जनवरी 2000 के दिन साटो की मां ने पहली बार पुलिस को फ़ोन किया और बेटे की सारी करतूत बताई, लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। फॉर्मेलिटी के लिए 19 जनवरी 2000 के दिन पुलिसकर्मी आया और बाहर से ही साटो की मां से पूछताछ करके चला गया। साटो की मां ने भी उसे कुछ खास नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा जब तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं आएगा उसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर 19 जनवरी 2000 के दिन साटो की मां ने कुछ हेल्थ ऑफिसर्स को फ़ोन किया, जिसके बाद 28 जनवरी 2000 के दिन कुछ हेल्थ ऑफिसर्स साटो के घर आए। जैसे ही वो वर्कर्स उनके घर पहुंचे तो उन्हें वहां से बदबू आने लगी। तब साटो की मां ने बताया कि उनका बेटा ऊपर के कमरे में है। जैसे ही हेल्थ वर्कर्स ऊपर गए तो उनके होश उड़ गए। उन्हें वहां सानो बदहाल हालत में मिली। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अब पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने तुरंत सानो को अस्पताल पहुंचाया। बीबीसी के मुताबिक साटो की मां से पूछा गया कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं, तो साटो की मां ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे नहीं पता कि ये लड़की कौन है, क्योंकि वो कभी ऊपर के कमरे में गई ही नहीं। दरअसल साटो कभी अपनी मां को ऊपर वाले कमरे में जाने ही नहीं देता था। फिर पुलिस ने सख्ती से साटो से पूछताछ शुरू की, लेकिन साटो ने कुछ भी नहीं बताया। वहीं सानो से जब पुलिस ने पूछा कि वह अपने बारे में कुछ बताए, तो वो कुछ भी नहीं बता पाई, क्योंकि भले ही उसकी उम्र 19 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसका दिमाग 9 साल के बच्चे का ही था। दरअसल उसकी हालत उस कमरे में रह रहकर काफी खराब हो चुकी थी। इसका असर उसके दिमाग पर भी पड़ा था। लेकिन कुछ समय बाद सानो ने पुलिस को अपना नाम बताया। उसका नाम सुनते ही पुलिस वाले भी दंग रह गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि इसी लड़की की तलाश में 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगे थे, लेकिन उन्हें वह बच्ची नहीं मिली थी। पुलिस वालों ने तुरंत सानो के माता पिता को संपर्क किया। वो बेटी से मिलने पहुंचे और उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। लॉस एंजलिस टाइम के मुताबिक 11 फरवरी 2000 के दिन पुलिस ने साटो को गिरफ्तार किया, क्योंकि उससे पहले पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में रखा था। इसके बाद पुलिस ने साटो को सबूतों के साथ कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने उसे सिर्फ 10 साल की सज़ा सुनाई, क्योंकि वहां अपहरण के लिए सिर्फ 10 साल की कैद की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन जब लोगों को इतनी कम सज़ा के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साटो के खिलाफ उम्र कैद या फांसी की मांग की। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस ने उसके खिलाफ और गंभीर धाराएं लगाईं। इसके बाद उसकी सज़ा बढ़ाकर 14 साल कर दी। लेकिन साटो के वकीलों ने कुछ दलीलें कोर्ट के सामने रखी, जिसके बाद उसकी सज़ा को एक बार फिर से कम कर दिया और उसकी सज़ा 11 साल की कर दी गई। अगर आप ऐसी ही मिस्टीरियस और क्राइम की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।